नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले महाजनपद काल के 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। इसमें 61 से लेकर के 85 तक के प्रश्न है। 1 से लेकर के 60 तक प्रश्न के 2 वीडियो डाल चुका हूँ। तो 61 नंबर प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयन के, शिशुनाग के। तो किसके शासन काल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासन काल में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, गणानंद, नंदीवर्धन, महानंदिन। तो कौन था? 62 में अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, महापद्मनंद। अगला प्रश्न है 63 नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो कौन था? रेस्ट में अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, महापद्मनंद। उपाधि क्या है? अपरो परशुराम। 64 नंबर प्रश्न है, वैशाली को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, प्रसेनजीत, शिशुनाग। तो वैशाली को द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, सुंग, गुप्त, कुषाण। तो किसने किया था? मौर्य। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख ये प्रमाण है? खारवेल का हाथीगुफा अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रूमिंदे स्तंभ अभिलेख, धंधे का अयोध्या अभिलेख। तो किस अभिलेख में हुआ है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, खारवेल का हाथीगुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित मगध शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो मगध राजवंश है ना, इनका कालक्रम अपने को बताना, पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था। तो इसमें सबसे पहले अपना आ जाएगा हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश और सबसे लास्ट में सुंग वंश। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हैं, पुराने पेपरों में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। तो किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें अपने को क्या पूछा गया है, यानी कूट के हिसाब से सही उत्तर देना है। तो पहला हम दे रखा है दोनों ए और बी गलत है, दोनों ए और बी सही है। सी में दे रखा है ए सही है जबकि बी गलत है, और डी में दे रखा है ए गलत है जबकि बी सही है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। तो 71 नंबर प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ तो जनपद दे रखा है, दूसरी तरफ राजधानियां दे रखी है। तो इसमें कुरु की राजधानी कुरु अक्षेत्र, कुरु अक्षेत्र नहीं, कुरु इंद्रप्रस्थ। उसके बाद में पंचाल की अक्षेत्र है, पंचाल की अक्षेत्र। कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। तो अपना वत्स की कौशाम्बी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 72 नंबर, इसमें भी सूची दे रखी है और इसका मिलान अपने को करना है। एक तरफ जनपद दे रखा है, दूसरी तरफ है राजधानियां दे रखी है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर 3 नंबर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ 4 नंबर। बाद में सूरसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये अपने को बताना है। कंबोज, राजपुर आहटक, अस्मक पोतन पोटिल, सूरसेन कौशाम्बी और कौशल श्रावस्ती। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सूरसेन
कौशाम्बी, ये सुमेलित नहीं है और ये तीनों सुमेलित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो क्या पूछा गया है? असत्य। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो ये सिर्फ उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी, पूरे भारत में ही थी, इसलिए ये गलत हो गया, असत्य पूछा गया, बाकी ये तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, उसे कहा जाता था पणितव्य, श्रेष्ठ, सार्थ, ओदरिका। तो क्या कहा जाता था? इसे सार्थ कहा जाता था। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, किस शासक के काल में 3 महान उपदेशक बुद्ध, महावीर, मकली गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो कौन सा शासक था जिसके काल में तीनों की मृत्यु हुई थी? तो अजातशत्रु, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, कौशाम्बी। तो कौन सी थी? राजगीर। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, मुंडक, अनिरुद्ध, उदयन। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अगला प्रश्न है 79 नंबर, 79 नंबर प्रश्न, बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? 4000, 8000, 40000, 80000। तो कितनी थी? 80000। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुशाग्रपुर किसकी राजधानी थी? मगध, अवंती, वत्स, कौशल। तो कुशाग्रपुर किसकी राजधानी थी? मगध की। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? चंडप्रद्योत महासेन वत्स का राजा, दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, अजातशत्रु आजीविकों के अनुयायी, प्रसेनजीत वजी संघ का राजा। तो इसमें अपने को पूछा गया है सुमेलित कौन सा है? सही कौन सा है? तो इसमें दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, ये सही है, बाकी ये सभी गलत है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम है? बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। शिशुनाग, बिंदुसार, बृहद्रथ, बिंबिसार। बृहद्रथ, बिंदुसार, शिशुनाग, बिंबिसार। शिशुनाग, बिंबिसार, बृहद्रथ, बिंदुसार। तो इसमें सही सबसे पहले बृहद्रथ आता है, उसके बाद में बिंबिसार, उसके बाद में शिशुनाग और लास्ट में बिंदुसार। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, इसमें ये कथन दे रखे हैं इन पर और इनसे अपने नीचे कूट दे रखा है, उनको मिलाने करना है। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण थे, उसकी या उसका क्या कारण थे? वो कारण अपने को बताने हैं। 4 कारण दे रखे हैं, इसमें से अपने को बताना है। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई स्थिति, सामरिक महत्व की स्थिति। 2 नंबर है एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र में स्थित तथा अच्छा संचार तंत्र, शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्यवादी नीति, महात्मा बुद्ध की गतिविधियों के साथ संबंध। इन कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए कूट से चयन कीजिए, यानी कौन सा कथन अपने सही है उसके बारे में अपने को बताना है। तो एक तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई उनकी सामरिक महत्व की राजधानी थी, जल्दी से कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता था, ये सही है। उसके बाद में उसमें अच्छा एक उर्वरक भूमि थी, यानी अच्छी उत्पादन होता था, अच्छा उत्पादन, और संचार तंत्र भी अच्छा था, तो ये भी सही है। और शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक जो नीति है, ये भी ठीक है, आक्रामक नीति अपनाई थी, दूसरे अड़ोस पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करके उनको सम्मिलित कर लिया था। और उसके बाद में अंतिम ये जो महात्मा बुद्ध की गतिविधि संबंध ये नहीं था, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 84 नंबर, इसमें भी अपने को कूट दे रखा है, इनका मिलान करना है। जातकों में उल्लेखित हिन शिप निम्नलिखित में से कौन है? काष्ठ शिल्पी, कसाई, व्याघ्र या
फंदा शिकारी, दस्तकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। यानी हिनशिप किसको कहा गया है? हिनशिप किसको कहा गया है? तो काष्ठ शिल्पी को नहीं कहा गया, कसाई और फंदा शिकारियों को कहा गया है। कसाई और फंदा शिकारियों को, और दस्तकारों को नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जिस राजवंश ने कलिंग नहर खुदवाई वह था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य राजवंश। तो किस राजवंश ने खुदवाई थी इस नहर को? नंद राजवंश ने। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।